जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास बायोलॉजी के क्लास होगा। हम आपको बता दें कि ए टू जेड में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग सारी क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम से आपको सभी बैचेज की मिलते रहेगी। आज हम आपको बायोलॉजी आज का क्लास होगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी आखिर ये बायोलॉजी है क्या और कहाँ से आया ये बायोलॉजी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या, कहाँ से आया। तो हम आपको बता दें कि बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन और ये लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो कि बायोस प्लस लोगोस दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें बायोस का मतलब जीवन होता है और लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। आइए इसके आगे देखते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और त्रिवेनस नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1802 में, 1802 की बात है, लेमार्क एंड त्रिवेनस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क और त्रिवेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। भले ही बायोलॉजी शब्द का पिता अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क और त्रिवेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। तो आप भले ही बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का पिता भले ही आप कह सकते हैं कि अरस्तु है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु है, ये बात सही है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में लेमार्क और त्रिवेनस ने किया था। तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि बायोलॉजी का पिता अरस्तु को हम कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने तो इसका खोज किया था, लेकिन इसका नाम जो होता है ना प्रयोग बायोलॉजी शब्द, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं अभी बायोलॉजी क्या है बताइए। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वो वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क एंड त्रिवेनस। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये बायोलॉजी की छोटा सा बैकग्राउंड था, आपको जानना जरूरी था। इसके आगे हम चैप्टर चालू करेंगे, उसमें हम आगे की बातें देखेंगे। तब तक फिलहाल इतना बैकग्राउंड में आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। आइए एक बार जो अभी हम आपको ये बैकग्राउंड बताए हैं उसको फिर से एक बार डिटेल्स में सुन लीजिए। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी क्या बताया आपको हमने कि बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है।
आपको बताया हमने कि बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायोस प्लस लोगोस दो शब्द से मिलकर बना है। पहला बायोस, दूसरा लोगोस, जिसमें बायोस का मतलब आपको बताया हमने जीवन, जिसमें बायोस का मतलब होता है जीवन, और ये लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस, ये दोनों ही ग्रीक शब्द है। तो जिसमें बायोस का हिंदी मतलब होता है जीवन, लोगोस का हिंदी मतलब होता है अध्ययन। अर्थात जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में लेमार्क और ट्रिवेनस ने किया था, इसमें आप जान चुके हैं। और बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ओके, ये पिछला बैकग्राउंड था बायोलॉजी का जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। बस इससे आगे अब हम चैप्टर आपको चालू करेंगे। आइए, चलिए आइए देखते हैं यहाँ से बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? बायोलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसे बायोलॉजी को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक होता है बोटनी, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए कि यहाँ पे जैसे ये बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को हम दो भाग में बांटेंगे। एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बोटनी। बायोलॉजी का वो दो भाग में बांट दिए यहाँ पे हम, एक जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जूलॉजी में क्या होता है कि जूलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जीव जंतु में क्या आ जाएंगे? आदमी, जानवर में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सब कुछ हो जाएगा। आदमी में आदमी सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आदमी में केवल पुरुष होगा, स्त्री नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जूलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये है बोटनी में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधा। तो ऐसे बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया है, एक का नाम जूलॉजी और एक का नाम बोटनी। तो जूलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम आपको ये जूलॉजी पढ़ाएंगे, जूलॉजी बता दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में बोटनी भी बताएंगे। तो फिलहाल जूलॉजी, आइए देखेंगे कि जूलॉजी में क्या होता है, कैसे। पहले हम देख लेंगे जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। यहाँ पे पहले ये देख लेंगे कि जूलॉजी का खोज कौन किया था, आखिर जूलॉजी में क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में कौन बताया था सबसे पहले। तो जूलॉजी के बारे में सबसे पहले, यानी कि जूलॉजी का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी, इसको अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी का पिता तो फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु है ही, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, कि जंतु विज्ञान का खोज किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा कि जंतु विज्ञान का खोज भी अरस्तु ने ही किया था। तो इतना कंफर्म हो जाइए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, आपको बता दें, फादर ऑफ बायोलॉजी
ये तो अरस्तु है ही, प्लस में फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है। तो यहाँ पे कोई मतलब डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से कि बायोलॉजी का खोज कौन किया था और जूलॉजी का खोज कौन किया था। बायोलॉजी का खोज भी अरस्तु किया था और जूलॉजी का खोज भी अरस्तु किया था। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर जूलॉजी में क्या होगा। जूलॉजी में जैसे तो आप जान गए कि मतलब मानव के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी में पहले हम आपको मानव या मतलब कोशिका का नाम सुने हैं। मानव का शरीर पूरे एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये जो मानव का अपना ये जो शरीर है ये पूरा कोशिका से एकदम बुझिए कि एक टू एक ऐसे ज्वाइंट कर के कोशिका से ही बना है। पूरा ये बॉडी मानव शरीर कोशिका से बना है। तो अभी हम कोशिका आपको बताते हैं। जैसे बायोलॉजी अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ज़रूर देखे होंगे या ध्यान दिए होंगे कि आपका टीचर कोई भी होगा तो अगर बायोलॉजी आपको पढ़ाया होगा तो पहले कोशिका ही बताया होगा। वो इसलिए कोशिका बताते हैं लोग कि कोशिका, ये जो जूलॉजी है ना, जूलॉजी कोशिका से स्टार्ट करने वाला चैप्टर ही है। कोशिका एक ऐसी मतलब सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़े बिना अगर आप चाहे जूलॉजी आगे पढ़ने के लिए तो ये आपको समझ नहीं आएगा। ये 100% है कि जूलॉजी समझने के लिए आपको पहले सेल चैप्टर ही पढ़ना होगा। 100% बता रहे आपको। पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सेल पढ़िएगा तो उससे बहुत बेहतर ही होगा कि सेल चैप्टर आप जब पढ़िएगा तो सेल चैप्टर से आपको जूलॉजी पूरा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि सेल से स्टार्ट होने वाली बातें आपको अच्छा से नॉर्मली से इसे सब कोई जानता ही होगा। तो आइए पहले हम आपको सेल ही बता दे रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जूलॉजी। अब इस जूलॉजी के अंतर्गत हम आपको सेल एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सेल टॉपिक से आप कोई भी वनडे एग्जाम दे दीजिए, उसमें से 1 नंबर आपका आना ही आना है। ये तो क्लियर है कि सेल टॉपिक से आपको 1 नंबर आना ही आना है, कोई भी आप वनडे एग्जाम दीजिए। तो आइए सेल के बारे में देखते हैं। सेल का हिंदी अर्थ होता है कोशिका। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कोशिका आया कहाँ से, आखिर कोशिका को किसने खोजा, आखिर फादर ऑफ सेल किसे कहेंगे। तो आइए इसको हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो सेल हैं, सबसे पहले सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक। कब खोजा था? तो 1665 में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल को खोजा था। यानी कि सीधी सी भाषा में कहे तो फादर ऑफ सेल। फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, यानी कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बायोलॉजी समझना बहुत इजी है। क्योंकि ये अपने बॉडी और अपने मतलब यूँ समझिए कि जैसे आपको बायोलॉजी समझना है, अगर आपको बायोलॉजी नहीं समझ आ रहा है तो ये ऐसा समझ लीजिए कि आपको अपने बॉडी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे बायोलॉजी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। कैसे पता है आपको? कुछ ना कुछ यदि आपको मालूम है कि ये मेरा हाथ है तो इसका मतलब है कि हाथ का है। ये सब बायोलॉजी में आपको मिलेगा कि बायोलॉजी में क्या होता है। तो बायोलॉजी में अगर आपको अपने बॉडी के बारे में जानना होगा तो आपको जूलॉजी पढ़ना होगा। जैसे आप चाहते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, आप पेट देख रहे हैं, पेट है, ये नाक है, ये आँख है, ये कान है, क्या है। तो बायोलॉजी समझने के लिए आपको जूलॉजी समझना होगा। जैसे अपने बॉडी के बारे में जानने के लिए आपको जूलॉजी विज्ञान पढ़ना होगा।
तो आइए देखेंगे कि सेल क्या होता है। इतना समझ गए होंगे ना कि सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और इस सेल जो होता है ना, हम आपको बता दें, सेल जो है ना, सेल भी दो प्रकार का होता है। सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है जीवित सेल, जीवित कोशिका, और एक होता है मृत कोशिका। तो अभी हम आपको बताए हैं कि सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक जो किया था ना बुआ, वो मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में सेल को खोजा था, उन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। रॉबर्ट हुक ये नहीं बता पाया कि जीवित कोशिका भी होती है। जीवित कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक को कुछ पता नहीं था। रॉबर्ट हुक आया और इसको मृत कोशिका को खोज कर गया। तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। और बात आया कि आखिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो सुनिए, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा ऐसे छोट लेटर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। या आइए हिंदी में भी हम इसका लिख दे रहे हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था। तो सेल तो आप जान गए कि हमारे जो बॉडी का कोई भी पार्ट है वो छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना है। और सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है मृत कोशिका, एक होता है जीवित कोशिका, जिसमें से आपको बता दिया गया है कि मृत कोशिका यानी कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे की बात हम बता रहे हैं। समझेंगे। और बात आता है कि आखिर सेल में क्या क्या होता है, सेल में कौन कौन से अंग होते हैं, सेल का कौन कौन सा पार्ट्स होता है, ये सब कुछ भी तो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, ये सेल है, फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, इसको आप सेल मानिए, ये सेल है। तो इसमें क्या क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। सेल का बीच में जो होता है एकदम सेंटर में, इसको बोलते हैं लोग केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। सेल का जो एकदम बीच में होता है, जो भाग बीच में होता है एकदम डॉट सा, केंद्रक, इसको कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक को ही इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सेल का मध्य वाला भाग केंद्रक होता है। अब बात आया कि केंद्रक आखिर क्या है, केंद्रक का काम क्या है और केंद्रक को कौन सबसे पहले पता लगाया था। आखिर केंद्रक ऐसे नहीं ना उड़कर आ गया होगा। जैसे हम लोग देखें कि आखिर बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपको हम बता दिए हैं कि लेमार्क और ट्रिवेनस ने किया था। उसी तरह की केंद्रक आखिर क्या है, केंद्रक का खोज कोई ना कोई तो किया होगा ना भाई, ऐसे केंद्रक कहाँ से आ जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जो केंद्रक आप देख रहे हैं, सेल के एकदम सेंटर में होता है केंद्रक। इस केंद्रक को सबसे पहले क्या, मतलब यूँ समझिए कि केंद्रक का खोज कौन किया था, दोबारा कोई नहीं ना कर देगा भैया। तो आपको ये बता दें कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इंग्लिश आपको अच्छा से दिख रहा होगा, खैर लिख दे रहे हिंदी भी, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब तो एक केंद्रक हुआ, एक ही तो भाग होता नहीं है सेल में, एक ही तो ऐसा नहीं है कि एक ही होता है। सेल का एक ही अंग नहीं ना होता है भैया, सेल में बहुत सारे होते हैं। अभी आपको हमने बताया केंद्रक,
आइए और यहाँ पे आगे देखते हैं। सेल में होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। सब सेल का एक काम करते हैं हम आपको सेल का सब अंग धीरे धीरे ऐसे ऐसे पहले हम लिख देते हैं, उसके बारे में एक एक करके हम आपको प्रत्येक अंग का काम और प्रत्येक अंग का खोज कौन किया था ये आपको हम बता देंगे। आइए, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में राइबोसोम होता है, सेल के अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है, समझ रहे हैं ना। सेल के अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी होता है। ऐसे ऐसे होते हैं लोग, तो एक एक करके हम आपको सब बता देंगे कि इसे सेल में क्या क्या होता है और इसका खोज क्या है, कौन किया था और इसका काम क्या होता है। तो अभी आप पहले ये देख लीजिए कि केंद्रक के बारे में तो अभी आपको हमने कुछ बता दिया कि केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं और इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब आपको हम ये बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसका खोज कौन किया था और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। आपको हम बता दे रहे हैं अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, अब इसको मिटा दे कि ऐसे रहने देंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से हम आपको इसके में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हाईलाइट करते हैं यहाँ से और इसके बारे में जानेंगे। इतना मिटा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा लोग, थोड़ा सा समय आपको हम दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि केंद्रक का खोज, इसको केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय लेकर इसको आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका खोज कौन किया था और इसका काम क्या होता है। आई होप कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आइए ये भी नोट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम आया, माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है सेल के अंदर, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान बेंडा नामक एक वैज्ञानिक था। अल्टमान और बेंडा दो लोग थे, अल्टमान एंड बेंडा, दो लोग थे, अल्टमान और बेंडा, दोनों ने मिलकर इस माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का आप तो ये जान गए कि अल्टमान और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। अभी ये जानेंगे कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि इसको तो मतलब पहले सेल का ये समझिए कि सेल का पूरा ही मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में, चाहे सेल छोटा हो या बड़ा हो, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, इस सब का रहना जरूरी है। तो इतना जानिए कि कोई भी सेल होगा, छोटा सा भी हो या बड़ा सा भी हो, उसके अंदर आपको ऐसे नॉर्मली से माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बिना माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे आप सेल का बता पाइएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग, इसका एक और नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस यानी कि ऊर्जा का घर कहते हैं। सेल का ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ से पावर मतलब ऊर्जा का रूपांतरण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा रूपांतरण का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का रूपांतरण। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बता दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। और काम आइए इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है।
तो आपको बता दें कि यहाँ पे लिखे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का रूपांतरण करना, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी। अगर इसको आप इंग्लिश में बोले ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का रूपांतरण करना। कोई दिक्कत आया ना समझ में? सबको आ जाना चाहिए, एकदम इजीली आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो इतना तो आपको समझ में आना ही आना चाहिए। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, अब आपको हम यहीं पे बता रहे हैं राइबोसोम। तब तक कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बताए हैं इसको आप नोट डाउन कीजिए तुरंत। अभी इसको हम यहाँ से मिटाएंगे और राइबोसोम के बारे में बताएंगे। कीजिए जल्दी जल्दी नोट। यहाँ पे एक और अंग ले लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी होता है इसमें। कीजिए इसको नोट डाउन। आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं आस्ते से। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने देख लिया, इसको मिटा दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आपको बता रहे हैं ईआर। आखिर ईआर क्या है? तो जान जाइए कि ईआर को ही कहते हैं इंडो, ई फॉर इंडो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हिंदी में इसको अगर हम बोले अंतःद्रव जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम आपको बता दें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःद्रव जालिका कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, इसको पूरा मिटाना होगा हमें। आप इतना सा नोट कर लीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही अंतःद्रव जालिका हिंदी में कहते हैं। इसको मिटा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, रुक जाइए। ईआर, शॉर्टकट में इसको ईआर बोलते हैं, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हम आपको बता दें, ऐसे समझिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर नॉर्मली सा समझिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और इस पे दो भाग होता है, ये जो हम आपको डिवाइड किया है ना, एक भाग ए और एक भाग ए। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है। इस भाग को हम लोग कहते हैं स्मूथ भाग, और इसको हम लोग कहते हैं रफ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसे होता है, एकदम ऐसे ही नहीं होता है। हम आपको बता देंगे, उसका फोटो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है। एक होता है स्मूथ भाग, एक होता है रफ भाग। स्मूथ भाग जो होता है ये फैट का निर्माण करता है। स्मूथ भाग जो होता है फैट का निर्माण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ भाग फैट का निर्माण करता है। फैट को आप हिंदी में वसा बोलते हैं, वसा, यानी कि वसा। अगर आप वसा भी नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे ऑयली चीज़ समझते हैं, ऑयली चर्बी और भी जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो, उसे वसा युक्त सामान, मतलब वसा युक्त वस्तु बोलेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है, एक स्मूथ भाग और एक रफ भाग। तो रफ भाग पे क्या होता है बुआ, डॉट 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 से होता है, और ये स्मूथ भाग एकदम प्लेन होता है। अब आई बात कि ये स्मूथ भाग तो फैट का निर्माण करता है, यानी कि वसा का निर्माण करता है, और रफ भाग तो आपको बता दें कि रफ भाग का ही जो डॉट डॉट आप लोग देख रहे हैं ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम। तो इतना तो आप देख लिए कि स्मूथ भाग फैट का निर्माण करता है और रफ भाग राइबोसोम का निर्माण करता है। जो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है।
प्रोटीन। ER अच्छा से देख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक इसका नाम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आप उसका उतना उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ER का नाम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का स्ट्रक्चर आपको बनाकर बता दिए कि कौन सा भाग का क्या काम होता है। अच्छा से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। इसमें कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। समय तो अभी हो गया, लेकिन हम आपको कुछ अभी बता रहे हैं इसमें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए जल्दी से हम एक बार उस सेल का जो फिगर था उसको बना दे रहे हैं। सेल, इसका नाम क्या दिए थे हम लोग? केंद्रक। केंद्रक। ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, लाइसोसोम था, वेकोल्स था, गोल्जी बॉडी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और भी होते हैं लोग। तो आपको अभी तो आज हम आपको बता दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसका काम क्या होता है। ER भी बता दिया आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम क्या होता है। राइबोसोम, राइबोसोम भी वहाँ पे देखे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे होंगे। जो रफ भाग था वो राइबोसोम का निर्माण करता था, जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम आप लोग देख लिए। अब जानिए लाइसोसोम। आखिर लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम का हिंदी नाम होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हिंदी में कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम को ही एक बात और वो नोट कीजिएगा, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। लाइसोसोम को ही सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह है वेकोल्स। वेकोल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं, अभी आपको मतलब शॉर्टकट में ही नाम बता रहे हैं, कल इसके बारे में डिटेल्स आपको बता देंगे। ये जो है वेकोल्स यानी कि इसको कहते हैं रसधानी। इसका भी काम सुन लीजिए। वेकोल्स का काम होता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, वेकोल्स का काम होता है वाटर को स्टोर करना। वेकोल्स यानी कि रसधानी का काम होता है वाटर स्टोर करना, यानी कि पानी को स्टोर यानी कि इकट्ठा करके रखना। ये स्टोर समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा छोटा छोटा इंग्लिश वर्ड है, इसको सब किसी को आना चाहिए ये सब बात। तो वेकोल्स का काम होता है पानी को स्टोर करके रखना। और ये होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसको हम लोग कहते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है ये। गोल्जी बॉडी इसको हिंदी में भी गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। और ये ER का मतलब आपको बता चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःस्राव द्रव जालिका। तो आई होप कि जितना हम बताए हैं उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट या टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हम आपसे आशा यही करते हैं कि जितना बताए हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना इजी मेथड में हम आपको बताए हैं कि मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए। और एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ये जो बताए हैं अभी हम आप लोगों को यहाँ पे, जैसे हमारे चैनल का नाम हम आपको बताए हैं ना A to Z, तो A to Z का नाम ही होता है, वैसे काम भी यहाँ पे आपको मिलेगा। A to Z यानी कि A से Z तक कंपटीशन के सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़वाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
फिजिक्स आप पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, पॉलिटिकल पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जो सब टोटल ओवरऑल कंपटीशन का हर एक सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे अनुभवी टीचरों के द्वारा आपको बताया जाएगा। आप लोग बस, अभी नया चैनल है हमारा, आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।